Assalamu alaikum students of 9th class. This is your biology lecture number 47 on your book page number 133, and today our topic is the energy budget and respiration. As you know, in the previous lecture we have discussed the mechanism of cellular respiration. वहाँ पे हमने बात की कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और ये फर्दर 3 स्टेप्स में यानी कि 3 स्टेजेस में प्रोसीड होता है. वो 3 स्टेप्स कौन से थे? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. लास्ट लेक्चर में हमने इनका मैकेनिज्म डिस्कस किया था, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप्स के तौर पे हम इनको देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्रेब्स साइकिल में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म्स में स्टोर हो सकती है. सबसे पहले तो एटीपी एक एनर्जी करेंसी यूनिट है. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो इस फॉर्म में स्टोर होती है. NADH और FADH2 ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें भी एनर्जी स्टोर होती है. इसके अलावा जो आप रेट देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलिसिस हम देखेंगे. ग्लाइकोलिसिस में एक NADH का मॉलिक्यूल हमें 2 ATPs बना के देता है, 2 ATPs प्रोवाइड करता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 1 NADH का मॉलिक्यूल हमें 3 ATPs देता है और 1 FADH2 का मॉलिक्यूल आपको 2 ATPs प्रोवाइड करता है. अब डिफरेंस बेसिक यहाँ पे आ गया कि ग्लाइकोलिसिस में 1 NADH 2 ATP दे रहा है और वही NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें 3 ATPs दे रहा है. तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं कि NADH यहाँ पे क्यों 3 ATPs रिलीज कर रहा है और ग्लाइकोलिसिस में क्यों 2 ATPs रिलीज कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो कहाँ पे अक्कर हो रहा है. बच्चे ये वाला प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि जो सेल के अंदर लिक्विड मटेरियल है वहां पे हो रहा है. उसके बाद अगर आप क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है. माइटोकॉन्ड्रिया जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, ये एक ऑर्गेनेली है जो आपने 4th चैप्टर में डिस्कस की थी. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस हो रहा है. अब हम सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. बच्चे जैसा कि आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में. और हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इसके सेंटर में बहुत से स्टेप्स आ रहे हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ इतना आपको बताया गया कि रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है. तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास पायरुविक एसिड आ जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे हमें बताया गया कि 2 ATPs के मॉलिक्यूल प्रोवाइड किए जा रहे हैं और फर्दर 2 ATPs के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें से निकल रहे हैं. अब इस स्टेप में ओवरऑल हमारे पास क्या प्रोडक्शन आई? ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 ATPs जनरेट हुए, डायरेक्ट 2 ATPs आए और इसके अलावा 2 NADH जनरेट हुए. ठीक है. अब हम इसको देख लेते हैं. हमने अभी डिस्कस किया कि ग्लाइकोलिसिस में 1 NADH 2 ATP प्रोवाइड करता है. तो 2 NADH कितने ATPs प्रोवाइड करेंगे? 4 ATPs प्रोवाइड करेंगे. ओके. 1 NADH 2 ATPs रिलीज करता है, तो 2 NADH कितने ATPs रिलीज करेंगे? 2 + 2 = 4 ATPs हमें प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्रेब्स साइकिल की तरफ. बच्चे हमारे पास जो प्रोडक्ट आया था ग्लाइकोलिसिस में वो पायरुविक एसिड था. अब पायरुविक एसिड जो है उसने क्रेब्स साइकिल में जाने के लिए एसिटाइल को एंजाइम A जो है वो उसमें कन्वर्ट होगा, यानी कि ये अगर 3 कार्बन मॉलिक्यूल है तो ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है. अब इसमें इस प्रोसेस में क्या रिलीज हो रहा है? 2 NADH. और अभी हमने बात की कि एक NADH जो है वो 3 ATPs के इक्वल होता है. तो 1 NADH अगर 3 ATP के इक्वल है तो 2 NADH हमारे पास 6 ATPs के इक्वल होंगे. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वाला प्रोसेस बच्चे सारा का सारा जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा था. अब एसिटाइल कोएंजाइम A है जो वो एंटर होने लगा है क्रेब्स साइकिल में और ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे हो रहा है. तो जब ये यहाँ से ट्रांसफर होके ग्लाइकोलिसिस से इस साइकिल में आता है, साइटोप्लाज्म से जब वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे आएगा तो एक ATP यहाँ पे इसका यूटिलाइज हो जाएगा. लेट्स सपोज अभी हमने बात की कि ग्लाइकोलिसिस में एक NADH 2 ATPs देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वही एक NADH 3 ATPs दे रहा है. तो अभी हमें यहाँ पे इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि ये 3 ATPs हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में 1 NADH हमें 2 ATPs प्रोवाइड कर रहा है. इसकी ये रीजन है कि ग्लाइकोलिसिस में जब ये यहाँ से साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसपोर्ट करता हुआ आएगा तो 1 ATP यूटिलाइज हो जाएगा. ओके. इस वजह से 3 में से हम 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास 1 जो ATP है वो यूटिलाइज हो जाता है यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने में. इस वजह से हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्शन आई थी वो 4 ATPs थी. ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास 1 NADH जो है वो 3 ATPs के इक्वल था, तो हमारे पास 6 ATP जो है वो प्रोड्यूस हुए.
अब क्रेब्स साइकिल में हमारे पास जो प्रोडक्शन आई, इसी तरह इसमें भी 2 ATPs जो हैं वो रिलीज हुए डायरेक्टली। इसके अलावा इसमें से 6 NADH के मॉलिक्यूल्स 2 FADH2 रिलीज हुए। अब हम फर्दर इनमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे जो है वो ट्रांसफर करते हैं। 6 NADH, जैसे कि अभी हमने बात की, 1 NADH में कितने ATPs होंगे? 3 ATPs होंगे। और 6 NADH में फिर कितने ATPs रिलीज करेगा? 6 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? 18 ATPs हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अगर 1 NADH 3 ATPs दे रहा है तो 6 NADH 18 ATPs देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देखें FADH2। 2 FADH2 के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां से रिकॉल कर लें, 1 FADH2 कितने ATPs रिलीज करता है? 2 ATPs रिलीज करता है। और 2 FADH2 कितने करेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 ATP। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्शन क्या आई है ATPs की। तो आपने काउंट करना है सबसे पहले कि टोटल हमारे पास ATPs डायरेक्टली कितने बने हैं। 2 and 2 4 आपने राइट कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे NADH कितने हैं? 6 7 8 9 10 हमारे पास NADH आए हैं। और NADH के रिजल्ट में हमारे पास कितने ATPs आए? 18 6 and 4। आपने इन तीनों को प्लस कर लेना है, और ये जो 2 ATPs हमें डायरेक्टली मिले थे, हमने इनको प्लस किया और इन तीनों को प्लस किया। इसके अलावा हमारे पास एक जो है वो 2 FADH2 आए, और उसने हमें कितने ATPs प्रोवाइड किए? 4 ATPs। और जो आपका प्लस करके आंसर आएगा, आपने उसमें 4 को ऐड करना है, तो हमारे पास टोटल नेट यील्ड जो है वो 36 ATPs आ जाएंगे। तो ये एनर्जी ओवरऑल एनर्जी चार्ट ऑफ रेस्पिरेशन है, जिसमें हमें बताया गया है कि टोटल ओवरऑल सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो कितनी आ रही है, कितने ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओवरऑल हम एनर्जी बजट को देखें तो हमारे पास 38 ATPs आने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास 36 आए हैं। तो 2 ATPs कहाँ पे यूटिलाइज हुए वो भी हमने डिस्कस किया है कि जब साइटोप्लाज्म से एंटर होंगे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ, जब प्रोडक्ट जाएगा तो 2 ATPs यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे। तो ओवरऑल 38 में से 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास 36 आ जाता है। ठीक है, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में 1 NADH 2 ATPs दे रहा है, अदरवाइज NADH 3 ATPs प्रोवाइड करता है। यहाँ पे 2 मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि बाकी का जो 1 होगा वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने में यूटिलाइज हो जाएगा। दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ एनर्जी बजट एंड रेस्पिरेशन। I hope so you have the clear understanding of energy budget. ओके बच्चे, आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट स्टेप्स में से एनर्जी यूटिलाइज की जाती है, और आपने इसके अलावा डिस्कस किया था कि एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है जो कि प्रोकैरियोट्स में जस्ट होगी। ये इसके अलावा ह्यूमंस में ये सिर्फ जब हम एक्सरसाइज वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं तब ये मैकेनिज्म ऑन होता है। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ओवरऑल जो ATPs प्रोड्यूस होते हैं वो 2 ATPs हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा जाए तो 36 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। तो ये MCQs भी है इम्पोर्टेंट। तो आज का ओवरऑल व्यू हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया। बच्चे, आज के टॉपिक में हमने एनर्जी बजट देखा कि हर स्टेप में से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एक हमने देखा ग्लाइकोलिसिस, कि ग्लाइकोलिसिस में एक डायरेक्ट हमारे पास 2 ATPs आ गए और 2 NADH बने। ठीक है, तो 2 NADH हमें ओवरऑल 4 ATPs दे रहे हैं, और बाकी के जो 2 हैं वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होने में यूटिलाइज हो जाएंगे। इसके अलावा ये 2 NADH फर्दर 6 ATPs दे रहे हैं। फिर बाद में हमने देखा कि पायरुविक एसिड जो है ये फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है जब इसने क्रेब्स साइकिल में एंटर होना होता है। क्रेब्स साइकिल में हमारे पास जो है वो ये इन चीज़ों की प्रोडक्शन आ रही है। 2 ATPs जनरेट हुए, 6 NADH और 2 FADH2। अब अगर हम इनका देखें ओवरऑल व्यू तो हमारे पास 18 ATPs और फर्दर 4 ATPs बनते हैं। जब हम इन सबको ऐड कर दें 2 4 6 18 एंड 4, तो हमारे पास ओवरऑल टोटल नेट यील्ड जो आएगी वो 36 ATP है। Okay students, note your diary that you have to learn this topic on your book page number 133, and also you have to write it on your notebook. Okay, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। अल्लाह हाफिज।